हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो आज हम बात करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट जो कि है हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन के बारे में। तो इसका एक लेक्चर अपलोड हो चुका है जिसमें हमने 4 चैप्टर के बारे में डिस्कस कर लिया है। चारों चैप्टर का जो एक कंबाइंड लेक्चर है, अगर अभी तक आप सभी ने उसको नहीं देखा है, नहीं विजिट किया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक को ओपन करेंगे, डायरेक्ट आप सभी को वो लेक्चर मिल जाएगा। आप सभी वहाँ से उस लेक्चर को देख के अपनी नॉलेज को बूस्ट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे उसके आगे की चैप्टर्स के बारे में, जो कि शुरुआत होता है फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड फ्लो से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो बात करते हैं जो कि हमारा चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड फ्लो, मतलब कि मौलिक द्रव प्रवाह। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड फ्लो, इसके बारे में हम बात करते हैं। अब फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड फ्लो के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है आप सभी के एग्जाम्स में, हम यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स के बारे में बात करें जो कि एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं और आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्योंकि ये मैराथन सेशन है और आप सभी का एग्जाम्स भी नज़दीक है, तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये लेक्चर आप सभी का बनाया जा रहा है। ठीक है, तो फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड फ्लो ये चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए। ठीक है, इसलिए आप इस सेमेस्टर पर इस चैप्टर को जितना अच्छे से पढ़ लें उतना ही आप सभी के लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो इस पर आप जितना स्टार मार्क 4 तारे लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक आप सभी को पढ़ना है इसमें कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं हाइड्रोडायनेमिक। अब हाइड्रोडायनेमिक्स क्या होता है? द्रव गतिकी, मतलब कि द्रव मतलब हाइड्रोलिक की वह शाखा, मतलब कि हाइड्रोलिक की वह शाखा या फिर साइंस की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम द्रव के गतीय प्रवाह के बारे में, द्रव की गति के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हाइड्रोडायनेमिक्स बोल देते हैं। हाइड्रोडायनेमिक्स के बारे में अगर आगे हम बात करते हैं तो कौन कौन से इसके लॉ होते हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, इसके बारे में अगर बात करते हैं तो प्रिंसिपल्स ऑफ हाइड्रोडायनेमिक। ठीक, कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स की, कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं? सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, थर्ड क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मतलब कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, एनर्जी मतलब ऊर्जा संरक्षण, मोमेंटम मतलब संवेग संरक्षण, ये 3 लॉ होते हैं जिस पर जो मतलब कि हाइड्रोडायनेमिक जिस पर कार्य करता है। ठीक है, इन 3 लॉ के बिहाफ पे पूरा हाइड्रोडायनेमिक हम पढ़ते हैं। जैसे कि क्या होता है हमारा कंटिन्यूटी क्वेश्चन हो गया, बर्नौली क्वेश्चन हो गया, वो क्या होता है इन्हीं सब पर क्या होता है डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ये तो प्रिंसिपल्स हो गया। प्रिंसिपल के बारे में बात क्या आता है कि कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स आ जाती हैं। ठीक है, जो कि आप सभी के एग्जाम्स में जरूरी होती है, आप सभी के एग्जाम्स में पूछी जाती है। ठीक है, ठीक है, कुछ जो लाइन्स हैं उनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली लाइन्स कौन सी आ जाती है हमारी? पाथ लाइन। अब पाथ लाइन क्या होती है? पथ रेखा जिसको बोल देते हैं। एक एक करके 3 लाइन्स होती है। ठीक, कौन कौन सी? एक हमारी होती है, और भी कई होती है जो कि यहाँ पे दी गई हैं, हम उन्हीं के बारे में केवल डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक पाथ लाइन, दूसरा स्ट्रीम लाइन और तीसरा स्ट्रीक लाइन। अब क्या होता है पाथ लाइन? क्या होता है? पथ, देखिए हिंदी क्या होती है? पथ रेखा, स्ट्रीम लाइन मतलब धारा रेखा, स्ट्रीक लाइन मतलब तंतु रेखा। ठीक, इसको फिलामेंट लाइन भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, तंतु रेखा होता है। अब पाथ लाइन क्या होता है? जैसे कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, कोई फ्लूइड क्या कर रहा है यहाँ पे फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक पार्टिकल को पकड़ेंगे, एक पार्टिकल को पकड़ेंगे, ये पार्टिकल मान लेते हैं ये कोई है। अब ये पार्टिकल जो भी पाथ फॉलो करेगा, अब ये पार्टिकल क्या हो सकता है? यहाँ पहले जाए, फिर यहाँ से यहाँ हो सकता है, फिर ऐसे यहाँ जाए, फिर यहाँ से यहाँ जाए, फिर ऐसे जाए। अब ये पार्टिकल क्या कर रहा है? ये पाथ को फॉलो कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम?
पाथ लाइन बोल देते हैं हम। मतलब कि कोई एक सिंगल पार्टिकल जो पाथ फॉलो करता है, वह जाता है, फ्लो करता है, उसको हम पाथ लाइन बोल देते हैं। ये होगा पाथ लाइन। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रीम लाइन की। तो ये कोई मतलब कि पाइप है जिसमें हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ये कोई मतलब कि पाइप हो गया, कोई भी चैनल हो गया जिसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अब स्ट्रीम लाइन क्या होता है? स्ट्रीम लाइन एक काल्पनिक रेखा होती है, ठीक है। स्ट्रीम लाइन वह काल्पनिक रेखा है, स्ट्रीम लाइन वह काल्पनिक रेखा है जिसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींच देते हैं तो वह उस पॉइंट पर उस पार्टिकल की दिशा को प्रदर्शित करता है, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, स्ट्रीम लाइन एक वह काल्पनिक रेखा है जिसके किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट या फिर स्पर्शी खींचने पर वह उस पॉइंट पर गति मतलब कि फ्लूइड की या फिर धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है, उसको हम स्ट्रीम लाइन बोल देते हैं, ठीक है। ये होगा स्ट्रीम लाइन। अब स्ट्रीक लाइन क्या होता है? स्ट्रीक लाइन या फिर तंतु लाइन जिसको बोल देते हैं। अब इसको समझने के लिए यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है। ये कोई हमारे पास मान लेते हैं 5 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, 5 पार्टिकल। अब ये पार्टिकल यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। एक बार कोई यहाँ पहुँच गया, कोई यहाँ पहुँच गया, कोई यहाँ पहुँच गया, कोई यहाँ पहुँच गया, कोई मान लेते हैं यहाँ पहुँच गया। अब ये एक समय में T1 समय में ये यहाँ तक पहुँचे हैं। कब? T1 समय में। तो इनको जोड़ने वाली जो लाइन होगी उसी को हम क्या बोल देते हैं? स्ट्रीक लाइन, स्ट्रीक लाइन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? स्ट्रीक लाइन बोल देते हैं, ठीक है। ये तीनों रेखाएं आपको समझ आएंगी कि पाथ लाइन क्या होती है, स्ट्रीम लाइन क्या होती है और स्ट्रीक लाइन क्या होती हैं। ये चीज़ें तीनों आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, लिक्विड फ्लो या फिर फ्लूइड फ्लो बोल देते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से हमारे जो होते हैं लिक्विड फ्लो के कौन कौन से प्रकार होते हैं, मतलब कि टाइप्स ऑफ लिक्विड फ्लो के बारे में बात करते हैं। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। वो थोड़ा सा काम होने की वजह से जाना पड़ता है, वीडियो को पॉज करके। टाइप्स ऑफ लिक्विड फ्लो। सबसे पहला स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। सबसे पहला सारी चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, अच्छे से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी के एग्जाम्स में आनी ही आनी है, ठीक है। अब यही क्या होता है, लोग पूछते हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट बता दीजिए। अब वही चीज़ तो पढ़ाई जा रही है तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट बताना, आप बताइए। इसलिए जो चीज़ें पढ़ाई जाए आप सभी को अच्छे से ध्यान पूर्वक उसको सुनते जाइए, और हो सके तो एक कोई नोटबुक पेन ले लीजिए, रफ जैसे आप रफ लिखते हैं रफ में, वैसे चीज़ों को लिखते जाइए, तो वो दिमाग में क्या होगी, एक बार रिकॉल होंगी। जब आप लिखने बैठेंगे तो आप सभी को वो चीज़ धीरे धीरे क्या होंगी, याद आएंगे। इसलिए आप अच्छे से सुनते जाइए और लिखते जाइए, ठीक है। फिर क्या होता है? यूनिफॉर्म फ्लो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। फिर थर्ड कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। हमारी राइटिंग बढ़िया नहीं है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो, इसलिए आप लोग समझ जाइएगा, बोल रहे हैं चूँकि सुनते जाइए। रोटेशनल, और यहाँ पे अगर राइटिंग बनाएंगे तो फिर राइटिंग के चक्कर में भी पढ़ा नहीं पाएंगे, इसलिए आप लोग सुनते जाइए और लिखते जाइए, ठीक है। लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। अब एक एक करके सबके बारे में समझिए। कुछ वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को आपको याद रखना है बस, और कुछ नहीं याद रखना। सबसे पहला इसमें याद रखिएगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इतना याद रखना है,
ठीक है। अब इसका मतलब हम समझाते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम का मतलब समझाते हैं। विद रिस्पेक्ट टू टाइम का मतलब है कि टाइम के मतलब समय के सापेक्ष क्या होता है। जैसे क्या है, ये कोई पाइप है, इसमें फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा है। हम 10 बजे सुबह 10 बजे मान लेते हैं यहाँ पे खड़े होते हैं, तो हम पे देखते हैं यहाँ पे जो भी इस सेक्शन पर जो भी पार्टिकल्स है उनकी प्रॉपर्टीज है, कोई कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। 10 बजे हमने देखा इस सेक्शन पर जो पार्टिकल्स है, जो फ्लूइड पार्टिकल्स है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। मान लेते हैं विस्कोसिटी μ1 हो गया, वेलोसिटी v1 हो गया, और भी कई प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई, और डिस्चार्ज Q1 मान लेते हैं, ठीक है। 3 प्रॉपर्टीज को हमको नहीं मान लिया। अब कोई सी प्रॉपर्टीज, सारी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, 1 2 3 की नहीं, सारी प्रॉपर्टीज की बात करें। तो हम क्या किए, 10 बजे यहाँ पे खड़े हुए और 10 बजे हमने चेक किया यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है, जो भी प्रॉपर्टीज होगी। फिर हमने क्या किया, 10 बजे फिर यहीं पे चेक किया, 10 बजे चेक किया, फिर 10 बजे हमने यहाँ पे भी चेक किया, यहाँ पे भी चेक किया। तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, एक पार्टिकुलर सेक्शन पर, इसकी बात नहीं करते हैं, एक पार्टिकुलर सेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे अगर प्रॉपर्टीज क्या है, जो भी है प्रॉपर्टीज मान लेते हैं μ1 v1 q1 है, ठीक है। तो 11 बजे भी वही होगी, 12 बजे भी वही होगी, फिर 1 2 3 4, मतलब हमेशा विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वो कौन सी होगी, स्टडी फ्लो। कैसे फ्लो होगी, स्टडी फ्लो होगी। एक पर्टिकुलर सेक्शन पर पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होती हैं प्रॉपर्टीज। तो डिफिनेशन क्या लिखेंगे, अगर किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पर, किसी भी एक सेक्शन पर टाइम के सापेक्ष जो फ्लो प्रॉपर्टीज होती हैं, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज होती हैं, वो चेंज नहीं होती हैं, तो उसको स्टडी फ्लो बोल देते हैं। और अगर चेंज होती है तो उसको अनस्टडी फ्लो बोल देते हैं, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। विद रेस्पेक्ट टू स्पेस प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है तो यूनिफॉर्म, प्रॉपर्टी चेंज होती है तो नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। सिर्फ चीज़ें। अब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू स्पेस प्रॉपर्टी चेंज होती है, यहाँ पे μ1 v1 q1 है। फिर दूसरा सेक्शन देखते हैं, यहाँ पे 10 बजे μ1 v1 q1 है। सेम ऐसे ही आगे की बात करते हैं, ठीक है। फिर 11 बजे देखिए, यहाँ की प्रॉपर्टी कुछ, यहाँ की प्रॉपर्टी कुछ, यहाँ की प्रॉपर्टी कुछ, ऐसे। तो ये क्या हो गया, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस हो गया यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। फिर कंप्रेसिबल फ्लो, कंप्रेसिबल मतलब संपीड्य, जिसको हम दबा सकते हो वो कंप्रेसिबल फ्लो, जिसको नहीं दबा सकते वो इनकंप्रेसिबल फ्लो हो गया। फिर नेक्स्ट बात करते हैं रोटेशनल फ्लो। अब रोटेशनल फ्लो क्या होता है, इसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कोई पाइप है हमारी, जिसमें क्या है, ये कुछ पार्टिकल्स हैं जो कि फ्लो कर रहे हैं। अब अगर फ्लूइड पार्टिकल अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो वो रोटेशनल फ्लो। एक्सिस के अबाउट मतलब इसकी कोई एक्सिस ये हो गई, ठीक है। अब ये कोई फ्लूइड पार्टिकल्स, ठीक है, ये कोई फ्लूइड पार्टिकल्स है, ठीक है, ये हमारा हाथ है, ये कोई फ्लूइड पार्टिकल्स है, ठीक है, ये कोई फ्लूइड पार्टिकल्स है। अब इसकी ये एक्सिस हो गई। अब इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है। कैसे, ये फ्लूइड पार्टिकल है, ये इसकी एक्सिस है, ये क्या कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है। तो ये क्या होगा, रोटेशनल फ्लो होगा। अपनी एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो ये रोटेशनल फ्लो होगा। अगर अपनी अब रोटेशनल फ्लो कैसे होगा, ऊपरी वाले लेयर की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, नीचे वाले लेयर की वेलोसिटी कम होगी। तो वो क्या करेगा, ये आगे खींचने की कोशिश करेगा और नीचे वाला जो लेयर है वो पीछे खींचने की कोशिश करेगा। तो ऐसे जब कोई फ्लूइड करता है, मतलब कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो उसमें रोटेशनल फ्लो होता है, उसको रोटेशनल फ्लो कह देते हैं, ठीक है। ये हो गया रोटेशनल फ्लो की बात। लेकिन अगर यही रोटेट नहीं करता, अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं करता, तो उसको हम इरोटेशनल फ्लो बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। लैमिनार फ्लो क्या होता है, जब कोई फ्लूइड लेयर बाय लेयर फ्लो करता है, लेयर बाय लेयर फ्लो करता है। जैसे फ्लूइड की एक लेयर ये हो गई, दूसरी लेयर ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, पांचवी ये हो गई। मान लेते हैं ऐसे कई सारे लेयर है और लेयर बाय लेयर क्या कर रहे हैं, फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो उसको हम लैमिनार फ्लो बोल देते हैं। मतलब कि स्तरीय प्रवाह हिंदी में बोलते हैं
क्या होता है, स्तरीय प्रवाह। तो ये हमारा हो गया लेमिनार प्रवाह। लेकिन नदी में आप देखते हैं पानी कैसे बहता है, ऐसे कुछ जिगजैग मोशन में बहता है, तो वो हमारा टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है। और लेमिनार फ्लो का एग्जांपल क्या है, हमारे नसों में खून बहता है, वो लेमिनार फ्लो का एग्जांपल हो जाता है। टर्बुलेंट फ्लो का एग्जांपल क्या होता है, नदियों में बहने वाले पानी, चिमनी से निकलती हुई हवा, धुआं, वो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो का एग्जांपल हो जाता है। तो ये हो गई स्टेडी फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, कंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल, रोटेशनल, इरोटेशनल, लेमिनार एंड टर्बुलेंट। ये फ्लो जो है, ये पांचों जो आप सभी के पास टॉपिक्स हैं, इनसे क्वेश्चन फिक्स होता है ना, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है, स्टडी एंड अनस्टडी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, लेमिनार एंड टर्बुलेंट, इससे ज़्यादातर मैक्सिमम पूछे जाते हैं। यहाँ से आप सभी का क्वेश्चन कैसे, इस दो तरीके से पूछा जा सकता है। या तो बोलेगा कि टाइप्स ऑफ लिक्विड फ्लो, मतलब कि द्रव प्रवाह के प्रकार बताइए, द्रव प्रवाह कितने प्रकार का होता है और इनके बारे में वर्णन कीजिए, इस तरीके से आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन कैसे आएगा कि राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, मतलब कुछ भी इसमें से दे देगा और दो चार टॉपिक कहीं से दे सकता है। इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी को इसके बारे में लिखना होगा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, जिसको आप डिस्चार्ज बोलते हैं। ठीक है, क्या रेट ऑफ फ्लो, बात करते हैं अब हिंदी। देखिए यहाँ पे अगर बार बार हिंदी हम लिखेंगे तो थोड़ा सा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाएगा दोनों लैंग्वेज में। इसीलिए समझा कैसे रहे हैं, हिंदी में। हेडिंग्स ही तो लिख रहे हैं और कुछ लिख नहीं रहे, तो आप समझने की कोशिश कीजिए। वो भी हेडिंग्स को भी क्या कर रहे हैं, हम हिंदी में ट्रांसलेट कर दे रहे हैं, तो हिंदी इंग्लिश फॉलो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो मतलब कि हिंदी इसकी हो जाएगी प्रवाह की दर, और डिस्चार्ज मतलब विसर्जन। ठीक है, प्रवाह की दर या फिर विसर्जन, इसको हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब क्यू क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो या फिर डिस्चार्ज क्या होता है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, क्या सॉरी वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, मतलब कि क्या हो जाएगा कि फ्लूइड फ्लो पर यूनिट टाइम डिस्चार्ज करता है, इज नोन एज डिस्चार्ज। ठीक है, मतलब कि किसी सेक्शन से एक इकाई समय में गुजरने वाले फ्लूइड के आयतन को हम डिस्चार्ज या फिर विसर्जन बोल देते हैं। ठीक है, तो क्यू बराबर क्या हो जाता है, V बाई टी। अब इसका अगर यूनिट लिखना चाहें, यूनिट क्या हो जाएगा, V मतलब कि मीटर क्यूब, T मतलब सेकेंड, ये इसकी यूनिट हो जाती है। तो ये हो गया रेट ऑफ फ्लो या फिर डिस्चार्ज की आप सभी के पास डेफिनेशन निकल के आती है। ठीक है, अब बात करते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, हमारा द्रव्यमान के अविनाशिता। ठीक है, किसके, सॉरी हाँ, द्रव्यमान की मात्रा की अविनाशिता या फिर द्रव्यमान की अविनाशिता। अभी हमने आपको पढ़ा है ना, तीन प्रिंसिपल पढ़ा हमने हाइड्रोडायनामिक्स के, उसमें से एक प्रिंसिपल कौन सा है हमारा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर हम बात करते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन की, कंटिन्यूटी इक्वेशन मतलब सातत्य समीकरण, हिंदी में बोलते हैं क्या, सातत्य समीकरण। ये किस पर डिपेंड करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर डिपेंड करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर डिपेंड करता है। और इसमें क्या होगा, मास पर डिपेंड कर रहा है, तो एक जगह जितना फ्लो, जैसे यहाँ से क्या कर रहा है, कोई पाइप है और ये पाइप यहाँ पे दो पार्ट में टूट गई। ठीक है, तो यहाँ से जितना डिस्चार्ज है Q1 V1 मान लेते हैं, यहाँ पे डिस्चार्ज है, तो ये जो वेलोसिटी यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देगा, Q बराबर V बाई A। ठीक है, ठीक है, ये तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला हो गया। ठीक है,
तो ये क्या होता है, यहाँ से जितना मास निकलेगा, मास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड कर रहा है, जितना द्रव्यमान यहाँ से निकलेगा उतना ही द्रव्यमान यहाँ से निकलेगा। मतलब कि यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी यहाँ पे हमारे पास निकल के आती है। ठीक है, अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, केवल आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला होता है, A1B1 बराबर A2V2, ये हमारे पास फार्मूला निकल के आता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड कर रहा है, तो मास क्या हो जाएगा, रो जी A1B1 बराबर रो जी A2V2। सेम ऐसे नेक्स्ट रो जी A3V3, कोई पाइप है, ठीक है, यहाँ पे जितना यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से बना लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 जगह ले लिया, तो यहाँ का मास रो जी भी A1 चूंकि ग्रेविटी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा वो सेम होगा तीनों जगह पे। रो क्या है, डेंसिटी, वो भी सेम होगी, एक ही फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो रो जी A1B1, यहाँ का एरिया कुछ है, यहाँ का एरिया कुछ है, यहाँ का एरिया कुछ है, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ है, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ है, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ है। तो ये मास हो गया, तीनों का मास बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से रो जी कैंसिल हो जाएगा, तो निकल के हमारे पास क्या आएगा, रो 1 A1 बराबर रो 2 A1B1 बराबर A2V2 बराबर A3V3, ऐसे हमारे पास निकल के आता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन निकल के आ जाती है। ठीक है, अब कंटिन्यूटी इक्वेशन आप सभी को ये आपको याद रखना है, इस पर न्यूमेरिकल आप सभी का पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये होगा कंटिन्यूटी इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आ जाता है, नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन के लिए कौन कौन से कंडीशंस होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले स्टडी फ्लो होना चाहिए, स्टडी। दूसरा इनकम्प्रेसिबल, कैसा, स्टडी इनकम्प्रेसिबल। अभी इसके बारे में बात क्या, मतलब कि स्टडी मतलब अपरिवर्ती, इनकम्प्रेसिबल मतलब कि असंपीड। ठीक है, और जो यहाँ पे स्पीड लिया जाएगा, ठीक है, जो यहाँ पे स्पीड लिया जाएगा वो स्पीड कौन सा स्पीड लिया जाएगा, वो स्पीड औसत मतलब कि एवरेज स्पीड लिया जाएगा। ठीक है, क्या होगा, एवरेज स्पीड लिया जाएगा। और अगर इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो वेंचुरीमीटर हो गया और फिर हो गया, ये इसके एप्लीकेशंस आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप हम सबको क्या पढ़ना है कि हाइड्रोलिक एनर्जी कौन कौन सी होती है। ठीक है, हाइड्रोलिक एनर्जी की अगर बात करते हैं तो एक हमारे पास डेटम एनर्जी आ जाती है। ठीक है, क्या, डेटम एनर्जी या फिर स्टैटिक एनर्जी। हाइड्रोलिक एनर्जीज, एक डेटम एनर्जी, इसी को एक नाम से और जानते हैं क्या, स्टैटिक एनर्जी, स्टैटिक एनर्जी। ठीक है, दूसरा काइनेटिक एनर्जी, स्टैटिक एनर्जी, स्टैटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और नेक्स्ट हमारे पास रहता है क्या, प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी, स्टैटिक एनर्जी मतलब कि डेटम से कोई हाइट है जो उसी को वहाँ पे जो एनर्जी होती है उसी को हम स्टैटिक एनर्जी डेटम एनर्जी बोल देते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 12 mv²। प्रेशर एनर्जी क्या होता है, ठीक है, जो प्रेशर एनर्जी क्या होता है, प्रेशर के कारण जो एनर्जी लगता है वो हमारा प्रेशर एनर्जी कहलाता है। ठीक है, तो प्रेशर एनर्जी। अब टोटल एनर्जी क्या होता है, फिर टोटल हेड बोल देते हैं, टोटल एनर्जी, इन तीनों का सम हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल एनर्जी हमारे पास निकल के आता है, इन तीनों को आप जोड़ लेंगे तो हमारे पास टोटल एनर्जी निकल के आ जाएगी। ठीक है, इसके बारे में केवल आएगा कि डेफिनेशन लिखने के आएगा, तो और कुछ इसमें से आता नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इसकी नहीं जा रही इस पर। ठीक है, तो टोटल डेटा एनर्जी को हम यहाँ पे जेड से प्रदर्शित करते हैं, जेड, और इसको लिखते हैं, इसको जब ट्रांसफॉर्म करेंगे
तो वी स्क्वायर अपॉन 2g निकल के आता है, और प्रेशर एनर्जी P बाई रो जी निकल के आ जाता है। और टोटल एनर्जी की बात करते हैं, टोटल एनर्जी तो तीनों को ऐड कर देंगे, Z प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस P बाई रो जी, ये हमारे पास टोटल एनर्जी निकल के आता है। ये इसी को क्या बोलते हैं हम, बर्नौली इक्वेशंस, बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, क्या होता है बर्नौलीज इक्वेशन। ये बर्नौली इक्वेशन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि बर्नौली इक्वेशन से आता है कि बर्नौली इक्वेशन क्या है और उसकी लिमिटेशंस कौन कौन से, उसके एप्लीकेशन से भी क्वेश्चंस आप सभी के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बर्नौली के इक्वेशन के बारे में अगर थोड़ा सा देखते हैं, तो जो बर्नौली का इक्वेशन होता है ये ऊर्जा की अविनाशता, मतलब कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर कार्य करता है। चूंकि यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है ना, कौन सी एनर्जी, डायनामिक एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, प्रेशर एनर्जी, तो ये किस पर हमारे पास क्या होगा कि किस पर बेस होगा, तो ये हमारे पास किस पर बेस होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ये बेस होगा। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन में कुछ नहीं आता है, यही आता है कि मतलब कि कोई मान लेते हैं कोई पाइप है, ठीक है, और ये कोई डेटम है, ठीक है, यहाँ से ये हाइट मान लेते हैं, सेंटर ऑफ द पाइप की हाइट होती है Z1, ध्यान दीजिएगा, सेंटर ऑफ द पाइप, ठीक है, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं V1 हो गया, और V हो गया, प्रेशर P1 हो गया, क्या प्रेशर P1 हो गया, तो क्या हो जाएगा, और ठीक है, तो क्या हो जाएगा Z प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस P1 अपॉन रो जी, इससे आप सभी का न्यूमेरिकल, और बाकी ये तो आपसे से पूछा ही जाएगा बर्नौली इक्वेशन क्या होता है, उसको लिखिए समझाइए। ठीक है, तो ये बर्नौली इक्वेशन होता है। ठीक है, बर्नौली इक्वेशन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, इंक्लाइन कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, अगर कभी कभी क्या होता है इंक्लाइन के बारे में पूछ लिया जाता है, तो इसी पाइप को क्या करेंगे हम, इंक्लाइन कर देंगे, तो यहाँ का डाटा हमको दिया रहेगा Z1, यहाँ का डाटा हमको दिया रहेगा Z2, ठीक है, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, आपसे वहाँ पे Z1 P1 कुछ सारी वैल्यूज देके एक वैल्यू का मान, एक वैल्यू पूछेगा कि इसका मान आपसे भी आप बताइए हमको, तो इस तरीके से दोनों को इक्वेट करके यहाँ का जो होगा, ठीक है, यहाँ पे टोटल एनर्जी जो होगी और यहाँ की टोटल एनर्जी दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा जो भी हमारा पूछा रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया बर्नौली इक्वेशन के मतलब कि सिद्धांत पर कौन कौन सी चीज़ें कैसे होती है बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन हम नहीं करा रहे हैं, अगर चूंकि क्वेश्चन आप सभी को कराने जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अब बर्नौली इक्वेशन के कौन कौन से उपयोग होते हैं, मतलब कि एप्लीकेशन कौन कौन से होते हैं। एक चीज़ और छोटा क्या चीज़ है देखते हैं, हाँ, लिमिटेशंस ऑफ बर्नौली इक्वेशन, समझिएगा, ये आपसे पूछता है कि देखिए दो चीज़ बर्नौली इक्वेशन से पूछेगा। पहली चीज़ पूछेगा कि आप सभी से बर्नौली इक्वेशन क्या है, तो वहाँ पे आप सभी को लिखना होगा कि किसी स्टेडी फ्लो की कंडीशन में किसी पाइप में फ्लो होने वाले लिक्विड का जो प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और डायटम एनर्जी या फिर स्टैटिक एनर्जी का सम वो मतलब कि हाँ टोटल एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, या फिर कांस्टेंट होता है, सीधा बोलेंगे कि किसी स्टडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए, स्टडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए स्टैटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी का योग स्थिर या फिर कांस्टेंट होता है, ये इसका स्टेटमेंट हो गया। फिर आपसे ये लिखा रहेगा कि बर्नौली इक्वेशन क्या होता है, फिर नेक्स्ट उसी में रहेगा कि इसकी कौन कौन से लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस में आपसे क्या लिखना रहेगा कि जो बर्नौली इक्वेशन होता है उसमें स्टेडी फ्लो होता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है और नॉन विस्कस फ्लूइड होना चाहिए, क्या नॉन विस्कस फ्लूइड होना चाहिए, और जो केवल क्या होता है इसमें गुरुत्व ही बाह्य बल के रूप में लिया जाता है, क्योंकि जो बाहरी फोर्स होता है उसमें केवल ग्रेविटी देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये 4-5 लिमिटेशंस है, आप से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको ये हम लिख देते हैं यहाँ पे।
बर्नौली इक्वेशन की लिमिटेशंस कौन कौन सी है? सबसे पहला जो फ्लो है, क्या जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, फ्लो है स्टेडी होना चाहिए, मतलब अपरिवर्ती होना चाहिए। और अगर थर्ड की बात करते हैं तो नॉन विस्कस होना चाहिए, ठीक है, क्या नॉन विस्कस होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए। और अगर फोर्थ की बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है कि जो द्रव पर केवल गुरुत्व बल ही बाह्य बल कार्य करता माना जाता है, ठीक है, केवल ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, ओनली ग्रेविटी फोर्स बोल सकते हैं, फोर्स इज एप्लीकेबल, ओनली ग्रेविटी फोर्स इज एप्लीकेबल, ये हमारे पास होता है, ठीक है। और ठीक है, ये 4-5 आप लिख सकते हैं, 4 ये हो गया। और 1-2 आप लिख सकते हैं कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब कि लिख सकते हैं कि टर्बुलेंट फ्लो की दशा में क्या होता है कि द्रव की कुछ ऊर्जा क्या होती है, ऊष्मा में चेंज हो जाती है, तो ऊर्जा हानि भी उसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। बाकी इसके अगर एप्लीकेशंस की बात करते हैं, ठीक है, कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं, एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली इक्वेशन, पहला वेंचुरी मीटर, दूसरा ऑरिफिस मीटर, थर्ड पिटोट ट्यूब, वेंचुरी मीटर, ऑरिफिस मीटर, पिटोट ट्यूब, और क्या एक होता है प्रेंडल ट्यूब। ये एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें से आपको ये 3 पढ़ना है, वेंचुरी मीटर, ऑरिफिस मीटर, पिटोट ट्यूब। अब वेंचुरी मीटर क्या होता है, वेंचुरी मीटर पढ़ने जाएंगे तो इसका डायरेक्ट हम फॉर्मूला बता दे रहे हैं, क्योंकि वेंचुरी मीटर पढ़ने जाएंगे तो ये अपने आप में एक 10-15 मिनट का टॉपिक हो जाता है, और अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आगे भी चैप्टर्स हमारे पास है, ठीक है। तो इसमें अगर क्यू निकालते हैं, क्यू थ्योरेटिकल और क्यू एक्चुअल, ठीक है, तो क्यू थ्योरेटिकल अगर हमारे पास A1 A2 अपॉन रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर रूट 2GH, ये हमारे पास होता है। अब अगर देखते हैं एक्चुअल क्या होता है, इसी में जो लॉसेस होते हैं वो भी ऐड कर लिए जाते हैं, CD A1 A2 बाई रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर रूट 2GH। सेम ऐसे ही ऑरिफिस मीटर का लॉस अलग ऐड किया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। पिटोट ट्यूब के लिए P बराबर रूट 2GH हो जाता है, ठीक है। प्रेंडल ट्यूब का आपके काम की चीज़ नहीं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये हो गया ऑरिफिस मीटर, आपका एक बड़ा चैप्टर ही है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे अभी, ठीक है। तो ये हो गया ऑरिफिस मीटर। अब इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, वेंचुरी मीटर क्या होता है, ऑरिफिस मीटर क्या होता है, पिटोट ट्यूब क्या होता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन फिक्स से आएगा ही आएगा। ये ऑरिफिस मीटर आपसे का एक टॉपिक ही हो जाता है, एक चैप्टर है ऑरिफिस मीटर। तो ऑरिफिस तो अभी हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन वेंचुरी मीटर और पिटोट ट्यूब इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा चारों में से एक से, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है प्रेंडल ट्यूब, तो इन तीनों से एक क्वेश्चन आना ही ना है, और ऑरिफिस तो अलग से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मतलब कि इन तीनों से 2 क्वेश्चन आप सही का बनेगा, एक तो ऑरिफिस से बनेगा और बाकी इन दोनों से एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया
और अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, इसमें बाकी और कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर जो कि हमारा यहाँ पे एक चीज़ और है, बात कर लेते हैं, इसी में है नहीं, आगे नेक्स्ट चैप्टर में है। जब हम अभी वेंचुरीमीटर पढ़ेंगे तो वेंचुरीमीटर में वहाँ पे आशय को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर अगर हम शुरू करते हैं तो वेंचुरीमीटर में क्या आ जाता है, तो सॉरी ऑरिफिस मीटर, ठीक है। ऑरिफिस एक चैप्टर ही हो जाता है, ऑरिफिस। अब वेंचुरीमीटर हो गया, ऑरिफिस की बात करते हैं। ऑरिफिस का प्रयोग क्यों करते हैं? अच्छा ये बताइए, पिटॉट ट्यूब, एक चीज आपसे हम पूछ रहे हैं, उसका हमको आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। पिटॉट ट्यूब क्या चीज मेजर करता है, इसको हमें बताइएगा आप। ऑरिफिस मीटर हम बताते हैं, डिस्चार्ज मेजर करता है, रेट ऑफ फ्लो। वेंचुरीमीटर ये भी डिस्चार्ज मेजर करता है। पिटॉट ट्यूब क्या मेजर करता है, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब ऑरिफिस चलते हैं। ऑरिफिस क्या होता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं। डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए एक ये थोड़ा सा अरेंजमेंट किया जाता है, इसी अरेंजमेंट को हम ऑरिफिस, एक छोटा सा छेद किया जाता है, कोई टंकी है उसमें हम छेद कर देते हैं, वो ऑरिफिस हमारा हो गया। छेद मतलब कि एकदम महीन सभी नहीं, एक मतलब कि कोई उसका एरिया होना चाहिए, उसके हिसाब से हम छेद कर देते तो हमारा ऑरिफिस हो जाता। अब ऑरिफिस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑरिफिस के बारे में बात करते हैं, केवल नाम हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहला 4 आधार पे इसको डिवाइड किया गया, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑरिफिस, पहला अकॉर्डिंग टू साइज, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ साइज। इसमें क्या होता है, सबसे पहला स्मॉल ऑरिफिस, लार्ज और स्मॉल ऑरिफिस, लार्ज ऑरिफिस। दूसरा अकॉर्डिंग टू शेप, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, ट्रायंगुलर, और कौन सा शेप हो सकता है, स्क्वायर, ठीक है। ये कुछ शेप, तो जो भी शेप आपको आता है आप इसमें डाल दीजिएगा। बेसिकली ये 4 बताया गया है, ठीक है, लेकिन आप और भी लिख सकते हैं। फिर हो जाता है कि अपस्ट्रीम की ओर, ठीक है, और फिर इसकी धार क्या जाता है, मतलब कि एज कैसी है उसकी। थर्ड क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू एज, ठीक है। अब एज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये कुछ देखिए, ये कभी कभी क्या होता है, ऐसे कटा होता है, ठीक है। तो इसके आधार पे एज कैसा है, सर्कुलर है, और वो रेक्टेंगुलर है या फिर स्क्वायर है, ठीक है। एक शार्प एज है, एक स्क्वायर एज है, और एक राउंड एज है। शार्प एज, रेक्टेंगुलर, शार्प एज, रेक्टेंगुलर, राउंड एज, ठीक है। ये हो गया। फोर्थ, और किसके मतलब बिहाफ पे इसको डिवाइड कर सकते हैं, नेचर ऑफ डिस्चार्ज, विसर्जन की प्रकृति, ठीक है। इसके आधार पर 3 होते हैं, कौन कौन सा, फ्री ऑरिफिस, नेचर ऑफ डिस्चार्ज, फ्री ऑरिफिस, सबमर्ज, और
फ्री ऑरिफिस हो गया, सबमर्ज हो गया, और एक हमारे पास पार्शियली ड्राउन्ड मतलब कि पार्शियली सबमर्ज, पार्शियली ड्राउन्ड, ये हमारे पास निकल के आ जाता है। ठीक है, ये इतने प्रकार के हमारे पास क्या होते हैं, ऑरिफिस होती हैं। ठीक है, तो इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो आप बस ऐसे ही देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन आएगा, इसको आप मत भूलिएगा। ठीक है, अब कुछ हाइड्रोलिक कोफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिक कोफिशिएंट, अब उन कोफिशिएंट की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिक कोफिशिएंट कौन कौन से होते हैं, अब उनकी बात कर लेते हैं। एक तो हमारे पास होता है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। क्या, इसको थोड़ा सा एक चार्ट की तरह बन जाएगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाइड्रोलिक कोफिशिएंट, एक कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, और कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, और एक होता है कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, 4 होता है। ठीक है, तो हमको इन 3 के बारे में पढ़ना है। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन सी सी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी सी का फॉर्मूला क्या होता है, ए सी, मतलब कि एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा अपॉन में, एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा अपॉन में ऑरिफिस, एरिया ऑफ ऑरिफिस। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है, एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन में थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। एक्चुअल डिस्चार्ज क्या होगा हमारे पास, क्यू हो गया, और थ्योरेटिकल डिस्चार्ज क्या हो गया, सी डी ए रूट 2GH। एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन में प्रैक्टिकल डिस्चार्ज। और कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाता है, ये हो जाता है जेट संकोच, मतलब कि वेना कॉन्ट्रैक्टा पर वास्तविक वेग, वेना कॉन्ट्रैक्टा पर वास्तविक वेग अपॉन में सैद्धांतिक वेग, मतलब कि प्रैक्टिकल वेग, सी 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 डी सी बी। तो ये हो जाता है पी सी अपॉन में √2GH, क्या, √2GH। ये हमारे पास तीनों होता है। अब इन तीनों में एक रिलेशन होता है, सी 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 बी सी डी में एक रिलेशन होता है जो कि आसवी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यही आसवी के एग्जाम से पूछा जाता है। ये तीनों पूछा जाएगा, इसके बारे में लिखिए, और इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, जेट संकोच पर जेट का क्षेत्रफल। ठीक है, जेट संकोच पर जेट का क्षेत्रफल तथा जो ऑरिफिस का क्षेत्रफल होता है उसके अनुपात को क्या बोलते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बोल देते हैं। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या हो जाता है, एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन में प्रैक्टिकल डिस्चार्ज, मतलब कि एक्चुअल डिस्चार्ज और प्रैक्टिकल डिस्चार्ज के अनुपात को हम कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज बोल देते हैं। फिर कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, जेट संकोच, मतलब कि वेना कॉन्ट्रैक्टा पर जो वेलोसिटी होती है, और एक्चुअल प्रैक्टिकल वेलोसिटी के अनुपात को कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी बोल देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, सी डी इज इक्वल टू सी सी इंटू सी बी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सी डी इज इक्वल टू सी सी इंटू सी बी। अब इन तीनों का सी 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 डी सी बी का कुछ अपना मान भी होता है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब कितना ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कभी क्या होता है, ये रिलेशन आपको सिद्ध करने के लिए आता है। ठीक है, तो उसमें क्या आप सभी को लिखना रहेगा। ठीक है, आता कि इस रिलेशन को फाइंड आउट कीजिए। रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, ठीक है, हमारे पास हमने क्या पढ़ा, सी डी इज इक्वल टू
Q बाई ए रूट 2GH। ठीक है, तो यहाँ से Q बराबर क्या होगा, CD इंटू ए रूट 2GH। क्या होगा, Q इज इक्वल टू क्या हमारे पास हो जाएगा, सॉरी Q इज इक्वल टू हमारे पास होता क्या है, वास्तविक मतलब कि एक्चुअल डिस्चार्ज, एक्चुअल क्षेत्रफल, वास्तविक क्षेत्रफल और गुणे वास्तविक वेलोसिटी हमारे पास ये होता है। ठीक है, वास्तविक क्षेत्रफल था वास्तविक वेलोसिटी। अब वास्तविक क्षेत्रफल हमारे पास क्या हो जाएगा, वास्तविक क्षेत्रफल हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्चुअल क्षेत्रफल ए इंटू सी सी, ए इंटू सी सी, और हमारे पास क्या हो जाएगा वास्तविक वेग, वास्तविक वेग कहाँ से, ये एक्चुअल वेलोसिटी, ये हो जाएगा सी बी इंटू रूट TGH। क्या, सी बी इंटू ये यहाँ पे ए रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हम सी डी बराबर हमारे पास क्या दिया गया है, सी डी बराबर, अब इसको देखिए ये यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से Q बराबर हम निकाल सकते हैं। Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर सी डी इंटू ए रूट 2GH, सी डी इंटू ए रूट 2GH बराबर ए इंटू सी सी इंटू सी इंटू ए रूट 2GH, ए रूट 2GH, ये नहीं रहेगा, हाँ, तो यहाँ से ए ये सी डी इक्वल टू सी सी इंटू सी बी, ये आप प्रूफ करके वहाँ पे आ सकते हैं, 2 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, बाकी और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना आयोग कि आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, और टाइम ऑफ कितना, मतलब खाली होने में कितना समय लग रहा है, ये आप सभी एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है, नहीं तो रेयरली ही क्वेश्चन आता है। अब माउथपीस क्या होता है, ठीक है, माउथ पीस, ठीक है, मुखांग जिसको बोलते हैं, माउथ पीस आता है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा कि माउथ पीस के प्रकार लिखिए, माउथ पीस क्या होता है और इसके प्रकार लिखिए। ठीक है, माउथ पीस के बारे में हम बात कर लेते हैं। इस चैप्टर में यही इतना टॉपिक है, माउथ पीस के बाद ये चैप्टर मतलब कि खत्म होता है, और फिर इसमें और कुछ नहीं होता। ठीक है, माउथ पीस एंड इट्स टाइप। ठीक है, अब माउथ पीस क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, ऑरिफिस जहाँ पे बना होता है। ठीक है, ऑरिफिस जहाँ पे बना होता है, जैसे कि हमारे पास कोई टैंक है, ये हमारे पास ऑरिफिस बना हुआ। अब ये ऑरिफिस बना हुआ है, ऑरिफिस पर क्या करते हैं हम, एक पतली नली लगा देते हैं ताकि डिस्चार्ज जो है वो बढ़ जाए। देखते हैं आप जहाँ पे जब आप पानी डालते हैं, तो जब पानी डालते हैं तो वहाँ पे जब दबाते हैं आप, ठीक है, तो मुंह जो होता है, पाइप का जो मुंह होता है वो पतला हो जाता है और डिस्चार्ज बहुत तेज होता है, मतलब कि पानी बहुत तेज निकलने लगता है, प्रेशर के साथ निकलने लगता है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे करते हैं, जहाँ पे ऑरिफिस बना होता है वहाँ पे हम एक छोटी पतली नली लगा देते हैं, जिससे क्या होता है उसका डिस्चार्ज बढ़ जाता है। और यही इसी पतली नली को क्या बोलते हैं हम, माउथ पीस बोल देते हैं। माउथ पीस, मुखांग, मतलब कि मुखांग नाम से पता चल जाएगा कि मुंह पर जो लगाया जाए वो मुखांग कहलाता है। ठीक है, तो ये माउथ पीस होगा। अब कितने प्रकार के होते हैं माउथ पीस, पहला कैसे उसको लगाया जा रहा है उसके मतलब के आधार पर। एक तुम्हारा हो गया एक्सटर्नल एंड इंटरनल। ठीक है, ये कैसे लगाया जा रहा है उसके आधार पे हो गया। फिर नेक्स्ट क्या हो सकता है कि आकृति के आधार पे कैसे हो सकता है, सिलिंड्रिकल, इसको हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू फिटिंग। ठीक है, ये हो गया अकॉर्डिंग टू
शेप, सिलिंड्रिकल, और दूसरा क्या हो सकता है, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट, थर्ड क्या होता है, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। ठीक, अब एक्सटर्नल ये हो गया, इंटरनल क्या होगा, ये इंटरनल हो गया। ठीक है, फिर सिलिंड्रिकल, अब सिलिंड्रिकल मतलब कि क्या होगा, सिलेंडर की तरह होगा। ठीक है, सिलिंड्रिकल मतलब क्या हो जाएगा, एक सिलेंडर की तरह होगा। कन्वर्जेंट, ध्यान दीजिएगा, कन्वर्जेंट मतलब कन्वर्ज कर रहा है, ये कन्वर्जेंट हो गया। अब कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, कन्वर्ट होने के बाद फिर डाइवर्जेंट कर जाएगा, ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी कि कितने प्रकार के होते हैं माउथ पीस। अभी क्या होता है, और नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द डिस्चार्ज, बेस क्या है, मतलब कि डिस्चार्ज के आधार पर, अकॉर्डिंग टू डिस्चार्ज। एक हमारे पास हो गया कि माउथ पीस रनिंग फुल और माउथ पीस रनिंग फ्री, मतलब कि रनिंग फुल, रनिंग फुल, रनिंग फ्री। ठीक है, ये हो गया माउथ पीस के प्रकार, कि माउथ पीस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये चैप्टर आपसे का इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ये आपसे ही पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चैप्टर आ जाता है कि फ्लो थ्रू पाइप्स। क्या होता है फ्लो थ्रू पाइप्स, मतलब कि नलों में प्रवाह। अब तक हम पढ़ रहे थे कि चैनल्स में कैसे, एक तरह से बोल सकते हैं चैनल में प्रवाह कर रहे हैं। अब पाइप में फ्लो हो रहा है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कोई ओपन चैनल होगा, उसके बारे में अब तक हम पढ़ रहे थे। अब पाइप में पढ़ेंगे कि फ्लो थ्रू पाइप्स कैसे हो रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ें हम चेक करते हैं, अगर हम पाइप से भी मतलब कि फ्लो हो रहा है तो। ठीक है, सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड फ्लो के बारे में यहाँ से पढ़ लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, आइडियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में मतलब कि प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं, तो आप लोग उसको वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये होगा क्या कि क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड, कितने प्रकार के होते हैं फ्लूइड, न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन और आइडियल और रियल फ्लूइड। तो ये हो गया। अब अगर बात करते हैं कि श्यान फ्लो, ठीक है, श्यान प्रवाह मतलब कि विस्कस फ्लो। अब विस्कस फ्लो क्या होता है, ये विस्कस फ्लो हमारा लेमिनार फ्लो हो सकता है, टर्बुलेंट फ्लो हो सकता है, जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, और इसमें एक चीज आता है रेनॉल्ड नंबर। ठीक है, रेनॉल्ड नंबर, ये 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। ठीक है, रेनॉल्ड नंबर। अब रेनॉल्ड नंबर RE से इसको प्रदर्शित करते हैं। इनर्शिया फोर्स मतलब कि जड़त्व बल और ग्रेविटी फोर्स, गुरुत्व बल के अनुपात को रेनॉल्ड नंबर बोल देते हैं। अब इनर्शिया फोर्स क्या होता है, रो वी डी, ठीक है, या फिर रो वी स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है रो वी स्क्वायर और अपॉन में ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन, म्यू वी अपॉन डी। म्यू, इसको रो वी डी, ये रो म्यू। ठीक है, क्या होता है, ये होता है, सॉरी, ये होता है रो वी स्क्वायर अपॉन में, ये क्या होता है इनर्शिया फोर्स हमारा हो गया रो इंटू वी स्क्वायर, और जो ग्रेविटी फोर्स होता है ये म्यू वी अपॉन में डी होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा रो वी स्क्वायर डी अपॉन में म्यू इंटू वी, तो एक वी से वी कट जाएगा, बचेगा हमारा रो वी डी अपॉन म्यू। ये हमारे पास क्या होता है निकल के आता है रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला। अब हमने क्या पढ़ा था कि म्यू बराबर क्या पढ़ा था, म्यू बाई रो। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इतना वी डी अपॉन में
म्यू बाई रो। अब इसके साथ में हम क्या लिख सकते हैं, वी डी अपॉन न्यू, ये हमारे पास दूसरा फार्मूला निकल के आता है। अगर हमारे पास न्यू मतलब कि काइनेटिक विस्कोसिटी दे रखी है तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, अगर हमारे पास डायनेमिक विस्कोसिटी दे रखी है तो हम ये वाला रो वी डी अपॉन न्यू वाला फार्मूला लगाएंगे। एक सेकंड में ब्राइटनेस थोड़ा सा कम करते हैं। अब आपको थोड़ा सा और अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। हाँ, ये हमारे पास रेनॉल्ड नंबर होता है जिससे आप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आपकी ये समझ में आएगा। अब वेटेड पेरीमीटर क्या होता है, आप सभी को पता है। वेटेड पेरीमीटर मतलब कि जैसे ये कोई पाइप है, अब इतना भरा हुआ, अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो इसका वेटेड पेरीमीटर कितना होगा, इतने का पेरीमीटर, ये हमारा वेटेड पेरीमीटर कहलाएगा। अगर रेक्टेंगुलर है, ठीक है, इतना भरा है तो ये लेंथ भरा हुआ है, ये लेंथ भरा हुआ, ये मान लेते हैं एल है, और ये हमारे पास मान लेते ये डी मान लेते हैं, ये एल मान लेते हैं। तो वेटेड पेरीमीटर क्या हो जाएगा, एल प्लस डी प्लस यहाँ का डी, तो क्या हो जाएगा एल प्लस 2d, ये हमारे पास वेटेड पेरीमीटर आ जाता। फिर हाइड्रोलिक रेडियस, ठीक है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या फिर हाइड्रोलिक रेडियस, ये क्या होता है वेटेड पेरीमीटर और एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है हमारे पास, ठीक है, रेक्टेंगुलर का एरिया लेंथ इंटू विड्थ, तो एरिया एल डी अपॉन में वेटेड पेरीमीटर एल प्लस 2d, ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, ये होगा। तो इस तरह से हम ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको याद रखते हैं, ठीक है, इनसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब एक चीज़, फॉर्मूला फॉर हेड लॉस, ठीक है। अब कुछ लॉसेस हैं, ठीक है, जब भी फ्लो करेगा कोई भी पाइप में फ्लूइड फ्लो करेगा तो उसमें कुछ लॉसेस होंगे, ठीक है। कौन कौन से लॉसेस होंगे उनके बारे में अगर बात कर लेते हैं। सबसे पहला, जब भी पाइप में फ्लो करेगा वाटर या फिर कोई भी लिक्विड होगा तो एक तो फ्रिक्शन के कारण उसमें देखने को मिलता है, एक मेजर लॉसेस होते हैं, एक माइनर लॉसेस होते हैं, ठीक है। लॉसेस की बात करते हैं, एक मेजर लॉसेस जो कि ड्यू टू फ्रिक्शन होता है, दूसरा माइनर लॉसेस, ये पहला हो जाता है ड्यू टू एंट्रेंस, ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट, ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे मतलब कि ये एनलार्जमेंट की जगह पे आप बोल सकते हैं कि एक्सपेंशन, ड्यू टू एग्जिट, ये 4 होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ड्यू टू फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, 4FLV स्क्वायर अपॉन 2GD, फैनिंग कोफिशिएंट, क्या F क्या होता है, फैनिंग कोफिशिएंट, ठीक, ये होता है हेड लॉस इज इक्वल टू 4FLV स्क्वायर अपॉन 2GD, ये हो गया। अब एक हमारे पास होता है चेजी फार्मूला, ठीक है, चेजी फार्मूला से भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट मतलब कि निकाल सकते हैं। चेजी फार्मूला क्या होता है, V बराबर C रूट MI, V बराबर C रूट MI, I मतलब कि स्लोप हो जाता है, M हाइड्रोलिक डेप्थ हो जाता है, ये स्लोप हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हो जाता है, ये M क्या हो जाता है, हाइड्रोलिक डेप्थ, ठीक है। और C क्या होता है, चेजी कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू √2G/F, ये हमारे पास C की वैल्यू होती है। बाकी C की वैल्यू हम कटर्स फॉर्मूला से भी ज्ञात करेंगे, ये बाद में आप जब तैयारी करने जाएंगे तो वहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा कटर्स फार्मूला, ठीक है, जब आप इरिगेशन पढ़ेंगे और वहाँ पे कैनाल्स के थ्रू जब कैनाल पढ़ेंगे चैप्टर तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे चेजी फार्मूला, माइनिंग फार्मूला, तो वहाँ पे आपको कटर्स इक्वेशन बताया जाएगा, ठीक है। तो
वहाँ पे पढ़ने के लिए आप तैयार रहिएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये जो फॉर्मूला शॉर्ट वाला है ये हम आपको बता दे रहे हैं। तो C = √2G/F, ठीक है, ये होता है। तो ये रहा मेजर लॉस और माइनर लॉस। अब माइनर लॉस के सब फॉर्मूले हैं, जैसे ड्यू टू सडन क्या हो गया, एंट्रेंस हो गया, ठीक है। एंट्रेंस पर क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है। एंट्रेंस पर फॉर्मूला क्या होता है, एंट्री या फिर एंट्रेंस पर जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर लिखते हैं H = 0.5 V²/2G। फिर सडन एनलार्जमेंट, ठीक है। देखिए सडन एनलार्जमेंट और सडन कॉन्ट्रैक्शन। सडन एनलार्जमेंट का मतलब क्या है, ठीक है। सडन एनलार्जमेंट का मतलब क्या है, पाइप ऐसे था, फिर यहाँ पाइप अचानक से ऐसे हो गया, तो सडन एनलार्जमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, V1 - V2 का होल² 2G, ठीक है। सडन कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, पाइप ऐसे था अचानक से ऐसे हो गया, तो यहाँ से ऐसे जब पानी जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला जो सडन कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, सडन एनलार्जमेंट हो गया, सडन कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला जो निकल के आएगा वो 0.5 V²/2G, ठीक है। क्या 0.5 V²/2G। ये थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन इसमें लग रहा है, तो 1 मिनट आप लोग रुकेंगे, इसको हम देखते हैं। सडन कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। क्या सडन कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला थोड़ा सा मिस्टेक है, V⁻V2² ये सडन कॉन्ट्रैक्शन का होता है, और एग्जिट का होता है V²/2G, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला इतने होते हैं जिनको आप याद रखिएगा जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो ये रहा आप सभी का ये चैप्टर, ठीक है। और इसमें कुछ है नहीं, टोटल एनर्जी लाइन क्या होता है, टोटल ग्रेडियंट लाइन क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में, ठीक है। इससे चूँकि क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। और एक चीज़ है इसमें क्या, फ्लो इन पैरेलल पाइप्स, ठीक है। ये भी आता नहीं है लेकिन बता देते हैं क्योंकि ज़रूरी है। फ्लो इन पैरेलल पाइप, जब भी पैरेलल पाइप में फ्लो होगा, ठीक है। क्या पैरेलल पाइप मतलब कि कोई पाइप ऐसे जा रही थी, अब ये कई पाइप में टूट जा रही है, ये क्या हो रही, ऐसे ये ब्रेक कर गई, अब फिर ये यहाँ पे आके ऐसे हो गया, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। क्या है, पैरेलल होने पर क्या होगा कि जो डिस्चार्ज होगा Q वो बदलेगा, ठीक है। जितनी पैरेलल पाइप्स रहेंगे सब में डिस्चार्ज आएगा, सबका डिस्चार्ज आएगा होके टोटल डिस्चार्ज निकलेगा, लेकिन जो हेड लॉस है H वो सेम रहेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको बस याद रखना है यहाँ पे। बाकी और इस चैप्टर में वाटर हैमर का फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है, ρLV/T। वाटर हैमर क्या होता है, देखिए वाटर हैमर जैसे क्या किया, पाइप फ्लो कर रहा है, किसी पाइप में पानी फ्लो कर रहा है और अचानक से कोई टोटी वहाँ पे लगी और हमने अचानक से टोटी बंद कर दी। टोटी बंद करने पर क्या होगा, अचानक से वहाँ पे अवरोध पैदा होगा और पानी में जो मोमेंटम हो वो पीछे की ओर भागेगा, ठीक है। वो मतलब मोमेंटम वहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है। अचानक से जब कोई चीज़ बंद कर देंगे, अवरोध उत्पन्न उसमें करेंगे, तो वो अचानक से वहाँ पे बाधा उत्पन्न होगी। बाधा के कारण क्या होगा, उसका मोमेंटम जो होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि पानी फ्लो कर रहा है तो किसी ना किसी मोमेंटम, कुछ ना कुछ उसमें मोमेंटम होगा जिससे वो फ्लो कर रहा है। तो जब हम उसको बंद करेंगे पाइप को,
ठीक है, टोटी को बंद करें तो अचानक से उसमें क्या होगा, अवरोध उत्पन्न हो। जैसे हम एक हैमर मारते हैं किसी चीज़ पे, ठीक है, किसी लोहे पे जब हम हैमर मारेंगे तो हैमर मारने पर क्या होगा, उसमें आघात उत्पन्न होता है, ठीक है। वाटर हैमर का मतलब क्या है, जल आघात, हिंदी में जो ट्रांसलेट करते हैं जल आघात, वही हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी होता है। तो वहाँ पे जल आघात की तरह से वाटर हैमर वही होता है कि अचानक से पाइप को बंद कर देते हैं तो उस पर जो आघात लगता है, जो उस पर फोर्स लगता है, उसी को जल आघात या फिर वाटर हैमर बोल देते हैं। तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर, चूंकि प्रेशर वहाँ पे लग रहा है ना, क्या होगा, उस टोटी पे क्या होगा, प्रेशर लगेगा। जब अचानक से बंद कर देंगे तो प्रेशर लगेगा, वो कितना प्रेशर लग रहा है, वही कितना तेज हैमर उस पर हो रहा है, वही चीज़ हमको निकालना। तो प्रेशर P बराबर क्या हो जाएगा, रो LV/T। ये हमारे पास प्रेशर वाटर हैमर का फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है। क्या वाटर हैमर का फॉर्मूला निकल के हमारे पास ये आता है। अब फ्लो थ्रू ओपन चैनल्स, इसमें काफ़ी कुछ खास है नहीं। टाइप्स ऑफ चैनल है, ओपन चैनल, कवर्ड चैनल, रेगुलर चैनल, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। मैनिक्स फार्मूला है, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन है। बस देखिए, ओपन चैनल में फ्लो थ्रू ओपन चैनल्स, इसमें कुछ है नहीं, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसको हम पढ़ा नहीं रहे हैं, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है, और क्वेश्चन आप हमारे पास है भी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो फ्लो थ्रू पाइप्स हो गया और ओपन चैनल्स हो गया। ओपन चैनल से क्या हो जाता है कि वाटर हैमर क्या होता है, और इसके इफेक्ट चेजी फार्मूला, मैनिंग फार्मूला, ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज़ आता है नॉच एंड बियर, इसको आप पढ़ लीजिएगा, नॉच एंड बियर। उसके बाद मेजरमेंट एंड हाइड्रोलिक मशीन, ठीक है। अब फ्लो मेजरमेंट्स है। फ्लो मेजरमेंट में वैसे तो फ्लो मेजरमेंट से केवल 2 क्वेश्चन आते हैं, एक पिटॉट ट्यूब करंट मीटर, ठीक है। सिम्पसन्स फार्मूले है, तो चलिए फार्मूला आप सभी को बता देते हैं, ठीक है। अब मेजरमेंट ऑफ फ्लो एरिया, फ्लो मेजरमेंट की बात करते हैं। फ्लो मेजरमेंट एक मेजरमेंट्स ऑफ फ्लो एरिया। मेजरमेंट ऑफ फ्लो एरिया की बात करते हो तो 2 फॉर्मूले हमारे पास निकल के आते हैं। एक सिंपल सेगमेंट मेथड, क्या होता है सिंपल सेगमेंट मेथड, ठीक है। क्या होता है सिंपल सेगमेंट मेथड। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, A = L1/D1। इसे कई सेक्शन काट लेते हैं, जैसे हमारे पास ये कोई एरिया है तो इसको अपने क्या क्या काट लिया, ये L1 हो गया, L2 हो गया, L3 हो गया, ये D1 D2 D3। तो L1 D1 प्लस L2 D2 प्लस L3 D3 डॉट 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 ऐसे L1 DN। ये हमारे पास आ गया सिंपल सेगमेंट मेथड। क्या होता है सिंपल सेगमेंट मेथड। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सिम्पसन्स रूल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिम्पसन्स रूल। तो यहाँ से एरिया हो जाएगा, सॉरी, चाहे H लिखिए चाहे L लिखिए, ठीक है। ये सॉरी हमने ये D 1 2 3, ये हमारे पास लेंथ होती है L1 L2 L3, सेम कंटिन्यू। ऐसे हमारे पास L/3 इंटू सिम्पसन्स फार्मूला, सिम्पसन्स 1/3 रूल आपने मैथ में पढ़ा होगा, सेम वही चीज़ यहाँ पे लागू होता है, L/3, ठीक है। L/3 इंटू D0 प्लस DN प्लस 4 D2 D4 D6 DN-1 तक, ठीक है। कितना DN-1 तक, सॉरी 2 तक रहेगा, 2 तक है ना D, हाँ DN-2 तक, ठीक है। और प्लस 2 D3 D1 D3 D5 सेम ऐसे DN-1
1 तक। ये हमारे पास 2 4 6 1 3 5 ये हमारे पास होता है। ठीक है, 4 के साथ 1 3 5 होगा, 2 के साथ 2 4 6 होगा। ये होता है हमारे पास दो फॉर्मूला जिसके थ्रू क्या करते हैं, निकालते हैं एरिया। कौन सा? मेजरमेंट ऑफ फ्लो एरिया। एरिया निकालना हो तो ये हमारे पास होता है। अब हमको क्या करना है, मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे मेजर करना है, तो उसके हमारे पास फ्लोट्स होते हैं, पिटॉट ट्यूब होता है और करंट मीटर होता है। 3 चीज़ हमारे पास होते हैं। मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज, सॉरी वेलोसिटी ऑफ फ्लो, मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो। मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज हमने बता दिया है, और करंट में सॉरी मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज क्या किससे किससे मेजर करते हैं, और वेंचुरीमीटर हो गया और फिस मीटर हो गया, इन सबसे क्या करते हैं, मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज करते हैं। फिर मेजरमेंट ऑफ, अब यहाँ पे वेलोसिटी, वेलोसिटी मेजरमेंट, वेलोसिटी मेजरमेंट। एक तुम्हारे पास फ्लोट्स होते हैं, अब ये भी कई तरह से होते हैं। एक हमारे पास पिटॉट ट्यूब होता है और एक हमारे पास होता है करंट मीटर। ये दोनों आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसका, अब देखिए पिटॉट ट्यूब क्या होता है, एक एल शेप का हमारे पास उपकरण होता है। ठीक है, इसको क्या करते हैं, फ्लो कर रहा है ऐसे पानी, इसमें क्या करते हैं, तो यहाँ पे ये फ्लो मान लेते हैं इधर से इधर कर रहा है, फ्लो इधर से इधर कर रहा है, तो ऐसे फ्लो की दिशा में क्या करते हैं, हम लगा देंगे। तो यहाँ पे कुछ राइज होता है, एच राइज होता है, वो मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से v बराबर पास √2gh, ये फॉर्मूला निकल के आता है, जिससे हम क्या करते हैं, निकाल सकते हैं वेलोसिटी कितना उसमें है। ठीक है, तो करंट मीटर बाकी आप पढ़ सकते हैं, करंट मीटर क्या होता है। ठीक है, और अब आता है कि नॉच एंड वियर, वियर बैराज और नॉच, वियर बैराज और नॉच। अब देखिए इनमें अंतर लिखने को आता है, तो हम बताते हैं वियर बैराज, इसमें हम अंतर ही केवल लिखाते हैं। ठीक है, सबसे पहला अंतर, ठीक है, सबसे पहला क्या होता है वियर और बैराज में अंतर, कि वियर क्या होता है, जल का संचय वियर दीवार की सिल की ऊंचाई के कारण होता है। मतलब कि वियर क्या होता है, एक ऑब्स्ट्रक्शन होता है। देखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन होता है, वियर क्या होता है, हमको क्या करना है, हमको डिस्चार्ज मेजर करना है। ठीक है, क्या करना है, डिस्चार्ज मेजर करना है। तो डिस्चार्ज मेजर करने के लिए क्या करेंगे हम, वियर, वियर क्या होता है, एक दीवार होती है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है, दीवार होती है, बस एक दीवार होगा, उसके ऊपर से पानी फ्लो करेगा, तो वो हमारा वियर कहलाएगा। और बैराज क्या होता है कि एक, ये भी एक तरह से वियर ही होता है, लेकिन इसमें ऊपर से पानी फ्लो ना कर करके इसमें क्या होता है, कई सारे गेट्स बने होते हैं, गेट के थ्रू क्या होता है, ये फ्लो करता है, वो हमारा बैराज कहलाता है। अब वियर क्या होगा, पहला तो यही हो गया अंतर कि इसमें क्या होगा, जो वाटर होगा वो वियर की दीवार से के ऊपर से फ्लो करेगा। मतलब कि इसमें क्या होगा, जल का संचय वियर दीवार के सिल की ऊंचाई के कारण होता है, मतलब कि कितनी ऊंची है उसके कारण होगा। ठीक है, जल का संचय वियर दीवार की ऊंचाई के कारण होता है। ठीक है, लेकिन अगर बैराज की बात करते हैं तो संचय में जो फाटक्स लगे होते हैं उन फाटकों के कारण होता है। इनमें फाटक के कारण होता है, हम शॉर्ट में लिखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सेकंड क्या होता है, इसमें संचित पानी की ऊंचाई कम होती है। ठीक है, जो इसमें पानी इकट्ठा होते हैं उनकी ऊंचाई कम होती है, संचित पानी की ऊंचाई कम होती है और इसमें अधिक होती है। ठीक है,
क्या होता है, इसमें संचित पानी की ऊंचाई कम होती है और इसमें पानी की ऊंचाई अधिक होती है। ये क्या होता है, बाढ़ के समय अतिरिक्त पानी स्वयं क्या करता है, अतिरिक्त पानी स्वयं वियर के ऊपर से निकल जाता है। और अगर इसमें बात करते हैं तो इसमें फाटक के थ्रू निकालना पड़ता है, फाटक से निकालना पड़ता है, खोल देंगे फाटक तो ही निकलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट अगर बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, तो बियर के ऊपर प्रवाह नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें प्रवाह का नियंत्रण नहीं होता है, इसमें नियंत्रण होता है, ठीक है। इसमें नियंत्रण नहीं होता, इसमें नियंत्रण होता है, मतलब कि जितना हम पानी चाहेंगे उतना ही फाटक के थ्रू निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें पानी हम फाटक के थ्रू जितना चाहे उतना नहीं निकाल सकते हम। इसमें क्या होता है, सिल्ट अधिक जमा होता है, क्योंकि इसमें पानी ऊपर से निकल रहा है तो सिल्ट क्या होता है, नीचे बैठ जाता है, सिल्ट जमा होता है। इसमें अपेक्षाकृत, ठीक है, अपेक्षाकृत कम होता है, ठीक। ये आप सभी को 6-7 कम से कम लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक किनारे से दूसरे किनारे तक हम नाव के थ्रू पहुंच सकते हैं, लेकिन बैराज क्या होता है, चूंकि लंबा चौड़ा गेट होगा तो उस पर रोड बनाए जाते हैं, तो आराम से हम रोड के थ्रू अपने साधन से जा सकते हैं। ये दोनों में बियर और बैराज में अंतर हो गया, आपकी ये चीज़ आपको समझ में आएगा। अब क्लासिफिकेशन ऑफ नॉच एंड बियर। अब नॉच क्या होता है, ठीक है, नॉच भी आप सभी को बता ही देते हैं, ठीक है। टंकी या जलाशय की ऊर्ध्वाधर दीवार पर क्या होते हैं, ठीक है, जो टंकी है, कोई टंकी होता है, टंकी या फिर आप जैसे देखे होंगे, अगर आप सभी गांव से बिलोंग करते हैं तो देखे होंगे आपने कि खेतों में हम क्या करते हैं, पहले ट्यूबवेल होता था, ठीक है, ट्यूबवेल होता था, उससे हम खेतों को पानी देते थे, जहाँ पे नहर की सुविधा नहीं होती वहाँ पे, तो एक बड़ा सा हौज बनाया जाता है, ठीक है, हौज बनाया जाता है। हौज के ऊपर आप देखेंगे रेक्टेंगुलर, जनरली रेक्टेंगुलर वहाँ पे बना होता है, गांव में अगर बात करते हैं तो रेक्टेंगुलर ऐसे छोटा सा खाना ऊपर खोल दिया जाता है। जैसे क्या हुआ, ये हमारे पास दीवार बनी है, तो नहीं बनना हमसे, ठीक है, ठीक है। ऊपर क्या होता है, एक ऐसे रेक्टेंगुलर खोल दिया जाता है, ठीक है, मतलब कि जिसमें से पानी जो है वो बाहर आए, ठीक है। तो यही क्या होता है, वियर, सॉरी, नॉच कहलाता है। ये हमारा रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ट्रेपेजॉइडल भी हो सकता है और ट्रायंगुलर भी हो सकता है, ठीक है। तो कई शेप का ये होता है। तो यही हमारा जो ऊपर जो वर्टिकल वॉल में बनाई जाती है उसी को क्या बोल देते हैं, हम नॉच बोल देते हैं। तो ये हमारा नॉच हो जाता है, ठीक है। बाकी वियर कितने प्रकार के होते हैं इसको आप देख लीजिएगा, कम आता है, कभी कभी आ जाता है, लेकिन आप देख लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप देख करके ही जाइएगा, ठीक है। तो ये रहा आप सभी का ये मेजरमेंट चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो बाकी कई चीज़ें आप सभी की हम नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और वो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा। अब नेक्स्ट जो चैप्टर आप सभी का आता है, लास्ट चैप्टर है आप सभी का हाइड्रोलिक मशीन, ठीक है। इससे कुछ फिक्स क्वेश्चन है, वो फिक्स क्वेश्चन आप सभी बस पढ़ना है आप सभी को, ठीक है। इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को बस केवल बता देते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो चुका है, ठीक है, 1 घंटे लगभग 19-20 मिनट हो गया है, ठीक है। तो बात करते हैं, अगर हाइड्रोलिक मशीन की बात करते हैं
तो हाइड्रोलिक मशीन में कुछ इम्पोर्टेंट, सबसे पहले तो आता है कि हाइड्रोलिक मशीन रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में आता है, और सेंट्रीफ्यूगल पंप, इम्पल्स टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन, ये 4 जो है वो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, इसी से क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पंप के बारे में क्वेश्चन आता है। ठीक है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप और डायनेमिक प्रेशर पंप। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग पंप, रोटरी पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, प्रोपेलर पंप। ठीक है, तो देखिए क्या क्या पढ़ना आप सभी को इसमें। एक तो पढ़ना आप सभी को, इसको आप पढ़ लीजिएगा, रेसिप्रोकेटिंग पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप, और 2 टरबाइन पढ़ना है। एक कौन सा है, रिएक्शन टरबाइन, इम्पल्स टरबाइन, और दूसरा रिएक्शन टरबाइन। इन दोनों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ना है, कार्यविधि पढ़नी है इन सब के बारे में, और क्या क्या पढ़ना है, कैसे ये वर्क करना है, इसका फिगर अच्छे से बना के समझना है, क्योंकि क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, क्वेश्चन फिक्स है, आएगा ही आएगा, आप चाहे बात मानिए चाहे ना मानिए, अगर जो मानेगा उसको फायदा जरूर मिलेगा। ठीक है, इसलिए इन चारों के बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, और इन दोनों के बारे में पढ़ना तो है ही आपको, लेकिन क्या अंतर है रेसिप्रोकेटिंग पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप में, क्या अंतर, डिफरेंस दोनों के बीच में, और इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन के बीच में डिफरेंस, बस इतना ही पढ़ना है आपको हाइड्रोलिक मशीन से। और हाइड्रोलिक मशीन से और कुछ नहीं आता है। ठीक है, बाकी ये आप सभी का हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन ये यहीं पे समाप्त होता है। और अगर आप इसके नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बाकी अगर वहाँ पे आप सभी को नोट्स नहीं मिलता है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर नीचे आप सभी को स्क्रीन पर दिया जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी आप सभी को मिल जाएगा, आप उस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, आप सभी को मिल जाएगा। बाकी अगर आप सभी को किसी भी सब्जेक्ट की नोट्स चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट का लेक्चर चाहिए, तो आप सभी लेक्चर तो आप सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से लेक्चर देख सकते हैं। नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ पे आप सभी को सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये जितना भी हमने आपको पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सभी को नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, क्या मैराथन सेशन चाहिए या फिर केवल इंपॉर्टेंट चैप्टर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके सेशन चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक यू।